Hello everyone. Let us continue our discussion on the topic the French Revolution from NCERT Class 9 History, and this would be probably the last video of the topic. So French Revolution जो है उसमें हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर लिया व्हाट हैपेंड एंड हाउ द चेंजेस हुए थे आफ्टर द रेवोल्यूशन एंड moreover the tension of 1789. Then we discussed about the reign of terror of Maximilian की of बहुत ही strict policies and how it led to his own death and which gave way to Napoleon Bonaparte, who was a military dictator. So it is often considered कि वुमेन का कोई रोल नहीं होता इस टाइप के किसी भी रेवोल्यूशन में, बट समवेयर वुमेन वर डूइंग समथिंग, दे हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So let's see what was the role of women in the French Revolution. In French Revolution, women were also an active participant. How? They also wanted change. थर्ड स्टेट की वुमेन स्पेशली वो क्या करती थी, दे हैड टू वर्क फॉर लिविंग. मैन तो चले जाते थे वॉर पे, बट पीछे जो लाइफ को सपोर्ट करना है एंड देन अरेंज एवरीथिंग, मैनेज एवरीथिंग, दिस थिंग्स वर डन बाय वुमेन. How they used to sell fruits, vegetables, they worked as domestic help in the houses of first and second estate or other high officials. So and apart from that, first and second state की वुमेन को ये नहीं करना होता था. they had some right of education, लेकिन at to a certain limit, एक limited time तक फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट की वुमेन को, गर्ल्स को एजुकेशन मिलता था एंड आफ्टर दैट दे यूज टू गेट मैरिड ऑफ, तो उनकी शादी करवा दी जाती थी. एंड थर्ड स्टेट वुमेन, उनके कोई भी राइट्स नहीं थे, उनको कोई भी एजुकेशन नहीं मिलता था. They were also low, their wages were also low in compared to male counterparts. जो थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी, जो इतना ज़्यादा काम करती थी, वेजिटेबल भी सेल करती थी एंड टू अर्न लिविंग. सो बट अगर वहीं पे अगर उनके जगह पे कोई और मेल पर्सन काम कर रहा होता तो उन्हें वेजेस ज़्यादा मिलते इन कंपैरिजन टू दिस फीमेल वर्कर्स. नाउ इसके बाद फिर वुमेन को क्या करना होता था, दे हैड टू डू हाउस होल्ड वर्क्स एज वेल, बाकी घर के काम भी उन्हें करने होते थे. सो what happened, they also, like as I said, that they were also active participants in the revolution. तो उनके भी कुछ पॉलिटिकल क्लब्स ओपन थे एंड वो भी कुछ उनके न्यूज़पेपर्स भी थे जिनसे उन्होंने क्या रखे, उन्होंने अपने डिमांड्स रखे, डिमांड्स फुलफिल करने के लिए. एंड these were around 60 in numbers, मतलब 60 political clubs जो हैं वो women ने form किए थे during the French Revolution, and the most famous of them were the Society of Revolutionary and Republican Women. ये एक क्लब था जो कि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था और बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा. अब इनके डिमांड्स क्या था, ये जो इन लोगों ने इतने सारे पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर ओपन किए थे अपने डिमांड्स रखने के लिए, इनके डिमांड्स क्या थे, इनके बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं थे. इनके बस दो ही डिमांड थे. दे वांटेड राइट टू वोट, कि वोटिंग का राइट उन्हें भी मिले, एंड दे आल्सो वांटेड राइट टू बी इलेक्टेड इन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्हें भी इलेक्ट होने का राइट मिले. सो लेट्स सी क्या इनके राइट्स फुलफिल हुए थे या नहीं. अब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो पहले की गवर्नमेंट थी उसने भी बहुत वर्क किया वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए. सो व्हाट दे डिड, इस रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने न्यू स्कूल्स ओपन किए, एजुकेशन फॉर वुमेन वाज मेड कंपलसरी, एंड देन फोर्सफुल मैरिज इट वाज बैंड. फोर्सफुल मैरिज, ज़बरदस्ती शादी नहीं करवाई जाती थी. देयर शुड बी कंसेंट ऑफ द फीमेल एज वेल.
नाउ व्हाट हैपेंड, मैरिज वाज आल्सो टर्न इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज भी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में टर्न हो गया, इसे भी रजिस्टर करवाने की ज़रूरत होती थी अंडर द सिविल लॉ, एंड डाइवोर्स वाज आल्सो मेड लीगल। सो एंड डाइवोर्स लीगलाइज होने का मतलब ये था कि वो दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता था, मैन भी या वुमेन भी, इट वॉज नॉट ओनली इन द हैंड ऑफ ओनली वन पर्सन। एंड मोर ओवर ट्रेनिंग्स वर गिवन टू देम, वुमेन्स को ट्रेनिंग भी दिए जाते थे फॉर जॉब्स, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस राइट्स दे डिड नॉट गेट देयर पॉलिटिकल राइट्स। उनकी मेन एम यही थी, राइट टू वोट उन्हें नहीं मिला था, राइट टू बी इलेक्टेड नहीं मिला था इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। Hence, the struggle continued and continued. Now, during the reign of terror, मैक्समिलियन के टाइम पे क्या था, these clubs, these 60 clubs जो women के फॉर्म हुए थे, these were closed, and important women leaders were arrested and killed. जितने भी important leaders थे, women leaders, उनको अरेस्ट करके मार दिया गया। स्ट्रगल जो है ये ऐसे ही चलता रहा, and finally in 1946 only they won the right to vote. It was only in 1946 तक उन्होंने स्ट्रगल किया एंड तब जाके उन्हें राइट टू वोट मिला। फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक और चीज़ बहुत अच्छी हुई थी कि इसमें स्लेवरी जो है वो एबोलिश हुआ था, स्लेवरी ख़त्म हो चुका था, और वो हुआ था जैकोबियन गवर्नमेंट के द्वारा, बाय द जैकोबियन गवर्नमेंट। हाउ, और स्लेवरी होता कैसे था उस वक्त? सो देयर वर फ्रेंच कॉलोनीज इन कैरेबियन एरिया जो है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, कुछ आइलैंड कॉन्टिनेंट्स आप देखेंगे इन द मैप, दीज आर द कैरेबियन रीजन। सो important Caribbean country, if there were 3 colonies in the Caribbean region, it was Martinique, Guadeloupe and Saint Domingo. So these colonies were important suppliers of tobacco, sugar, indigo, coffee. These are plantation crops. तो इसके लिए वर्कर्स की बहुत ज़रूरत होती थी, दे नीड वर्कर्स ऑल्सो। लेकिन यूरोपियंस जो हैं वो कैरेबिया में काम करना नहीं चाहते थे, सो दे ऑफन सॉट टू मूव आउट ऑफ कैरेबिया। वो हमेशा सोचते रहते थे कि नहीं, हम कहीं दूर जाके काम करेंगे, हम कैरेबिया में वर्क नहीं करेंगे। सो उसके वजह से कैरेबिया में वर्कर्स की शॉर्टेज हो जाती थी। अब ये जो है ये सिचुएशन, ये शॉर्टेज, इस शॉर्टेज की वजह से एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू हुआ बिटवीन यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका इन 17th सेंचुरी में ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ बिटवीन यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका। सो हाउ इट हैपेंड, स्लेव ट्रेड में क्या होता था कि फ्रेंच मर्चेंट जो हैं वो पोर्ट ऑफ बॉर्डियूक्स और नांते से अफ्रीका की तरफ जाते थे, एंड वहाँ पे वो अफ्रीकन चीफ्टेन्स से मिलते थे। ये अफ्रीकन चीफ्टेन्स क्या करते थे, वो फ्रांस को स्लेव्स सेल करते थे, एंड जो फ्रेंच मर्चेंट जो आया होता था वो क्या करता था, वो इन स्लेव्स को बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक करके एंड शिप्स में डाल देता था, एंड ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होते थे, एंड शिप्स के थ्रू उन्हें कैरेबिया भेज दिया जाता था। It used to take number of days for these slaves to reach Caribbean. It was actually a 3-month voyage. That means 3 months of, they used to travel 3 months to reach Caribbean from Atlantic. अटलांटिक होते हुए जब वो उन्हें भेजा जाता था थ्रू शिप्स, तो लगभग 3 महीने लग जाते थे कैरेबिया पहुंचने में। 3 महीने तक ये स्लेव्स जो है वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड कंटेनर्स में ही रहते थे। सो इन 18th सेंचुरी व्हाट हैपेंड, स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए नेशनल असेंबली ने बहुत एम्फसाइज किया, एंड इन 1794 the convention, the national assembly of that time, it ordered to free these slaves. And after 10 years, 1794 के बाद 10 years, after 10 years जब नेपोलियन बोनापार्टे he took over the government, तो उस वक्त स्लेवरी उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया, बट फाइनली स्लेवरी वॉज एबोलिश्ड इन फ्रांस इन द ईयर 1848। ये स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू होता रहा, एंड 1848 में फाइनली स्लेवरी वो एबोलिश कर दिया गया। नाउ
revolution and everyday life. How what were the changes? What changes came into place after due to this revolution? So laws changing life of people of France was made after 1789. 1789 के बाद लोगों के लाइफ चेंजिंग लॉज वगैरह इम्प्लीमेंट किया गया. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉ वाज एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप. वुमेन को कुछ राइट्स दिए गए थे. देन स्लेवरी वॉज एबोलिस्ड. ये सारे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये कुछ चीज़ें जो इम्प्लीमेंट हुई थी. अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. सेंसरशिप मीन्स पहले क्या होता था कि कोई भी मूवी है या फिर आर्टिकल कोई कुछ लिख रहा है, दैट मीन्स जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं कि कहीं पे भी कुछ भी एक्सप्रेस करना है बाय रिटन मीडियम और बाय ओरल मीडियम, तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा उस पर कड़ी नज़र रखता था. ये चेक करता था कि कहीं पे कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं लिख रहा है या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल तो नहीं रहा, या फिर कोई भी कंटेंट है उसे पास होने के लिए एक परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी. सो इसलिए उस वक्त बहुत ज़्यादा लिखा नहीं जाता था. एंड इट वाज ओनली आफ्टर एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप कि फ्रीडम मिल गया प्रेस को. सॉन्ग्स, प्लेज, न्यूज़, आइडियाज़, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल के आने लगे. बिकॉज सेंसरशिप की वजह से पहले कोई लिखना ही नहीं चाहता था कि लिखे एंड देन गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन लें हम. अगर वो उन्होंने अप्रूव किया तो ही ये पब्लिक होगा, अदरवाइज वो वैसे का वैसा ही रखा रह जाएगा. सो ड्यूरिंग ओल्ड रेजिम, दैट मीन्स बिफोर 1789 सेंसरशिप थी वहाँ पे एंड इट वाज एबोलिश्ड आफ्टर 1789. Now, Declaration of Rights of Man and Citizen gave way to right to freedom of speech and expression. एक डिक्लेरेशन हुआ था राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, जिसमें राइट टू लाइफ, राइट टू वोट, ये सारी चीज़ें दी गई थी इन द ईयर 1789. सो उस राइट की वजह से एक और राइट इन्हें मिला था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो अब लोग जो है वो फ्री हो गए थे एक्सप्रेस करने के लिए. तो इसीलिए ये सॉन्ग्स, प्लेज, न्यूज़, आइडियाज़, ये सारी चीज़ें निकल के आने लग गई. बहुत ज़्यादा मार्केट में थी, हर तरफ थी एक्चुअली. देयर वर न्यू मूवीज़. सो इट ऑल केम ओनली आफ्टर द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप. सो दिस वाज द एंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड एट लास्ट व्हाट हैपेंड, नेपोलियन बोनापार्टे, उनके बारे में हमने पढ़ा था. ही बिकेम किंग ऑफ फ्रांस इन 1804 एंड उनकी इच्छाएं जो है वो और बढ़ती चली गई. उन्होंने सोचा कि वाई ओनली फ्रांस, वाई कांट आई कंकर द इंटायर यूरोप. एंड तो इसीलिए नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या किया, फ्रांस को फ्रांस के बाद फिर उसने सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को कंकर करना शुरू कर दिया, लड़ाई करना, उन्हें जीतना, ताकि उस पर वो अपना हक दिखा सके, उस पर भी रूल कर सके. सो एक लॉ पास हुआ था आफ्टर in the new regime actually after 1789. So about the protection of private property and uniform system of weights and measures. Okay, it was passed by Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ने एक और लॉ पास किया था to protect private property and uniform system ला दिया था in weights and measures. And he was also finally defeated in the Battle of Waterloo in 1815. 1815 में उन्हें defeat कर दिया गया. He was killed there. So why the French Revolution? We have read so many things about French Revolution, what happened, how it happened. So why is it important for us? Because at present, if you see, most of the countries of the world are practicing the idea of liberty and democratic rights. So these all things, इट केम फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें ये सारी चीज़ें मिली थी, लिबर्टी का आइडिया एंड डेमोक्रेटिक राइट्स का. वी आर प्रैक्टिसिंग दीज टू आइडियाज़ इन आवर ओन कंट्री एज वेल. सो ऑल दिस थिंग्स केम फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाउ the events took place and how normal life came into France. So thank you students, this was all and the first chapter is completed. I hope
the explanation was clear enough and it was interesting. Thank you, everyone. Have a nice day.